साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम चुनाव पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर जो आज दिन भर से चर्चा के केंद्र में है। दरअसल जिस विषय पर आज सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित दिशा निर्देश आया है वो पिछले कुछ सालों से इस देश की सियासत में बड़ा सक्रिय मसला है। एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर किस्म के अपराधी में सहभागी माना जाता है, आरोपित होता है, तो उसके तहत कोर्ट कचहरी के माध्यम से फैसले का इंतजार करने की जरूरत तंत्र को महसूस नहीं होती। तंत्र को लगा कि जो कहा गया है कि अगर न्याय, इसके तहत तुरंत न्याय होना चाहिए, जैसा फिल्मों में देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार का दृश्य देश की राजनीति के तहत सरकारों ने दिखाना शुरू किया, जिसके तहत अचानक एक बुलडोजर आता है, क्रेन आती है, जेसीबी मशीन आती है और जिस व्यक्ति पर संगीन किस्म के आरोप हैं उन आरोपों से घिरे हुए व्यक्ति के आशियाने को ध्वस्त कर दिया जाता है। वो घर की शक्ल में भी हो सकता है, दुकान की शक्ल में भी हो सकता है, मॉल की शक्ल में भी हो सकता है। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत किया वो नाम रहा योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए सराहा जाता है कि उनका राज आने के बाद अपराधियों के हौसले चकनाचूर हुए और उसमें एक बड़ा कारण जो रहा वो कारण रहा उनकी बुलडोजर वाली कार्रवाई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। योगी आदित्यनाथ की छवि को देखकर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को लगा कि हम क्यों पीछे रहे, और इसके चक्कर में बाकी राज्य भी उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य राजनेता जिसमें धामी जी भी हैं और भी तमाम नाम। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई और उस दस्तक का नतीजा आज फैसले की शक्ल में आया 2 सदस्यीय पीठ के द्वारा। 2 सदस्यीय पीठ ने इस पूरी कार्रवाई को अनुचित करार दिया और संविधान के 142 अनुच्छेद के माध्यम से एक आदेश पारित किया जो पूरे देश पर प्रभावी होता है, जिसमें उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को प्रतिबंधित किया कि बगैर प्रक्रिया का पालन किए आप इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसमें लंबे चौड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपको एक निश्चित अवधि का नोटिस देना होगा, सुनवाई का अवसर देना होगा और सुनवाई के बाद में ही आदेश पारित होने की स्थिति में इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देना होगा। अब इस फैसले के बाद से अपने अपने स्तर पर इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर बता रहा है, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विधिवत बयान जारी करके इस फैसले का स्वागत किया है कि इससे कानून का राज स्थापित होने में मदद मिलेगी। हम आज इस पर ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश में अपराधों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब है, ऐसे में इस प्रकार का प्रतिबंध क्या अपराधियों के हौसले बुलंद करेगा या इस आदेश के माध्यम से अधिकारियों ने ही अपने आप को जो अदालत मान लिया या राजनेताओं ने अपने आप को अदालत मान लिया, उनकी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। कुल मिलाकर इस फैसले के आने के बाद भारत के सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश में किस बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं, और साथ ही साथ कानूनी पहलू की दृष्टि से यह भी जानना है कि 2 सदस्यीय बेंच का आदेश है, क्या इस आदेश के भविष्य में पलटे जाने की कोई उम्मीद है, क्योंकि अभी ऐसा बहुत देखने में आ रहा है। 3 सदस्यीय बेंच कोई आदेश देती है, 5 सदस्यीय बेंच उसे पलट देती है, 5 सदस्यीय बेंच कोई आदेश देती है, 7 सदस्यीय बदल देती है। तो कुल मिलाकर यह सवाल है, और आखिरी सवाल यह है, क्या देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद के माध्यम से पलटने का कोई प्रयास तो नहीं करेगी, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की कोशिश हुई और सफल भी हुई है। तो सवाल बहुतेरे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर विमर्श करने का आज हम प्रयास करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होने के लिए मौजूद हैं, पर उनसे परिचय कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा तार्किक तरीके से, छोटा है पर स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि बल रहित न्याय असमर्थ है और न्याय रहित बल अत्याचार है। पैस्कल के द्वारा यह बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर अगर आप न्याय कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है तो उस न्याय का अर्थ क्या, और अगर न्याय के साथ में बल नहीं है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है।
तो इस गंभीर सूक्ति के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सेवानिवृत्त विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ जवाहर यादव जी है, भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक प्रवक्ता हैं। उनके नजरिए को जानने में हमारी खासी दिलचस्पी है। प्रदीप शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अभिभाषक हैं, इसके कानूनी पहलुओं पर हमें रोशनी देंगे। और इस सब के बीच राजनीतिक रूप से इसके मायने क्या है इसे समझाने के लिए जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। 7 राज्यों में 1935 आरोपियों की संपत्तियों पर जो बुलडोजर चला उसके संदर्भ में यह फैसला आया है। चर्चा की शुरुआत जवाहर यादव जी से करते हैं और जवाहर यादव जी से जानने की कोशिश करते हैं इतनी मेहनत से बनाई गई छवि पर क्या आज सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया। जवाहर जी क्या कहते हैं आप? कितना निराश और हताश हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान में और भारतीय कानून को निभाने में अपनी जीवन को समर्पित करता है जी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उसमें अगर मैं क्योंकि खुद विधि का छात्र हूं जी रहा हूं तो इसके नाते उसमें नई बात कोई भी नहीं आई जी। अगर हम पे भी आरोप लगे, जब नूह दंगा हुआ था कि आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, मेरे पास एक एक तथ्य है कि वो जिनको हम आरोपी कह रहे थे क्या वो आरोपी थे। संविधान इन्होंने भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि किसी का भी कोई भी घर तोड़ने से पहले, कोई प्रतिष्ठान तोड़ने से पहले उसको एक नोटिस देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। हरियाणा में कोई भी कार्रवाई हुई उसमें विधिवत रूप से नोटिस दिया गया और हमने जो भी कार्रवाई की आरोपी और उसके रूप में कौन देखता होगा मुझे नहीं पता। हम तो कानून के अनुसार क्या नाम है लोगों को न्याय दिलाते हैं। अगर किसी ने कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, चाहे वो पंचायत की जमीन हो, उनको लीगली नोटिस दिया जाता है। नूह दंगे के एक एक व्यक्ति का नाम मेरे पास है और मैं इसलिए कह नहीं सकता क्योंकि जब आप इसकी चर्चा करते हैं तो एक ही धर्म को देखते हैं। मैंने वो नाम भी निकाले क्योंकि अभी चल रहा है, मैं लेट आपकी डिबेट का मुझे मैसेज था तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया। परंतु चाहे रूपचंद हो, चाहे बाबूलाल हो, चाहे सुरेश हो, चाहे संजय हो, चाहे सुमेर हो, अगर इन्होंने भी कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, गोचरण की अगर 3 एकड़ की जमीन पे कहीं कब्जा कर रखा था, उसमें लीगल रूप से बना रखे थे, तो हमने कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके भी चाहे वो स्थायी कब्जा था चाहे वो अस्थायी कब्जा था उससे मुक्ति दिलाई। तो हम तो ये मानते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं उस पर अपनी मोहर लगाई है कि किसी का भी कोई भी चाहे उसने इलीगल कब्जे तो इलीगल होते हैं, अगर वो इलीगल कब्जे कर रखे हैं तो उसको तोड़ने के लिए, इलीगल काम को हटाने के लिए लीगल तरीका अपनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास रखती है और इसका स्वागत करती है। मैं बड़ी माफी के साथ में थोड़ा आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ना, वो अगर सबसे ज्यादा कटघरे में किसी को खड़ा कर रहा है तो भाजपा शासित राज्यों को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और बारी बारी से आपको तथ्य के साथ प्रस्तुत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुछ आप इस पर रोशनी देंगे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, जो आप चूंकि विधि के छात्र हैं इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है, उसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह नहीं हो सकते, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनका कहना यह था कि किसी भी मामले में अगर आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने जैसा है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की 1935 कुल मामलों को प्रकाश में लाए जाने के बाद की गई टिप्पणी है। एक, और आप केवल हरियाणा भाजपा के सम्मानित सदस्य नहीं है जवाहर जी, बड़े नेता हैं आप। पूरे देश में भाजपा जो कुछ भी करती है उसके संदर्भ में बोलने के लिए आपको एक अधिकृत व्यक्ति माना जाता है कि यह भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता है। तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में कुछ दिन पहले ही।
तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो रॉबिन हुड बनने की होड़ मची सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों के संदर्भ में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, या सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई आदेश के माध्यम से जो व्यक्त की है, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आपको अंदेशा है? बदलना चाहिए ये आदेश। ये आरोपियों के मंसूबे ऐसे सर चढ़कर नहीं बोलने चाहिए, ये इन लोगों के हौसले बुलंद कर देगा। क्या कहते हैं, थोड़ा बताइए ना जवाहर जी। ने कहा हम उसी का पालन कर रहे हैं। कोई भी सरकार हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों के हित के लिए बनी है। हम ये कहते हैं कि कहीं भी किसी का, एक तो हम किसी का घर नहीं गिराते, किसी का प्रतिष्ठान नहीं गिराते। हम जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं या किसी की निजी जमीन भी है, ऐसे नहीं है कि निजी जमीन के व्यक्ति का मकान या प्रतिष्ठान या दुकान गिराई नहीं जाती। अगर उन्होंने नगर पालिका, नगर निगम या जो भी जिस शहर की जो भी संस्था है जिसमें वो नक्शा पास कराना होता है, अगर वो नक्शा पास नहीं करा रखा, वो भी इलीगल निर्माण में आता है। या जैसे कहीं सेटबैक छोड़ना होता है कि आपका 100 गज का घर है, आप 10 गज जगह आगे छोड़ेंगे और 10 गज जगह पीछे छोड़ेंगे। अगर उसने वो पूरा कवर किया है और नक्शा पास भी करा रखा है, परंतु उसके बाद अगर उसने अवैध निर्माण किया है, वो भी तोड़ा जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उस पर हमारी मोहर लगाई है कि आप जो सरकारी संस्थान है उसको जो लूट मचती है उसको रोकने के लिए आप काम कर रहे हैं। आरोपी तो आप ढूंढ रहे हैं, हम आरोपी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये 25 लाख का जुर्माना कानून के पालन के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। जवाहर जी, ये आप बताना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को इतनी भी समझ नहीं है कि बताइए भाजपा शासित राज्य कितना कानून का पालन कराने के लिए काम कर रहे हैं और ये 25 लाख का जुर्माना लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट को इतनी भी समझ नहीं है, इतना ना समझ है सुप्रीम कोर्ट। जवाहर जी, ऐसा बता रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरे आपके शब्द है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या जो स्थानीय न्यायालय होता है उस पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता। आप वरिष्ठ पत्रकार है। अरे जवाहर जी, देखिए, माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत माफी मांग रहा हूं आपसे। आप जो कह रहे हैं उसका निहितार्थ क्या है? आपने कहा कि हमने तो जो काम किया है उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। तो जवाहर जी, मेरा सवाल केवल इतना है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, आप बहुत कुशाग्र प्रवक्ता हैं। 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और आप कह रहे हैं कि हमने तो वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कार्रवाई पे मोहर लगाई। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए ना। मनपसंद तरीके से काम करने के एवज में 25 लाख का जुर्माना है, कानून की अवहेलना करने के एवज में यह जुर्माना है, या कानून सम्मत कार्य किया तो आप पुरस्कार की जगह जुर्माना दिया जाएगा, यह व्यवस्था आ गई है, इसके तहत जुर्माना है। मैं अपनी बात कह लेता हूं, आपको मैंने ध्यान से सुना, धन्यवाद। एक तो जो ये फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये ना यूपी सरकार का है, ना हरियाणा सरकार का, ना मध्य प्रदेश, जो आपने 3-4 बड़े राज्यों के नाम लिए थे। ये उत्तरी नगर निगम है दिल्ली में, उसके किसी उस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ एक मुस्लिम संस्था वहां पहुंची जिसको लेकर यह निर्णय आया है। 25 लाख का मुझे नहीं पता जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं वो आज के प्रकरण में या इससे पहले लगा। मैं कहता हूं कि कहीं अगर ऐसी अनियमितताएं हुई होगी, चाहे वो जवाहर यादव करे, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन मुझसे होता है तो मैं उसका चालान भुगता हूं। अगर कहीं किसी एक जगह कोई ऐसी गलती हुई होगी तो उसका परिणाम उन अधिकारियों को भुगतना चाहिए। उससे ये कब कह रहे हैं कि कानून का पालन करने के सब नियमों के बात करने के बाद भी कभी आपने रेड ट्रैफिक लाइट जंप नहीं की होगी, या कभी मैंने नहीं की होगी, या कभी स्टॉप लाइन मैंने पार नहीं की होगी, उसका आपने ना की होगी। अगर मैंने की है तो मैंने उसका फाइन दिया है। अगर ऐसा किसी अधिकारी के गलती से किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। परंतु किसी एक घटना को लेकर आप जो अवैध कब्जे करते हैं, चलिए एक मुद्दे की बात में आते हैं जवाहर जी। अभी तो मामला इतना बढ़िया चल रहा था, तालियां बहुत बजती थी, और तालियां बजती थी कि आज किसी का नाम अपराधी के शक्ल में आरोपित हुआ। कल सुबह उसके घर के बाहर बुलडोजर दिखा और दोपहर तक वहां पर केवल और केवल धूल का गुबार रह गया। यह कार्रवाई का तरीका था। बिकरू कांड से लेकर मुख्तार अंसारी और जाने क्या क्या, अकेले मध्य प्रदेश में 250 से ऊपर कार्रवाइयां हो गई इसके तहत। क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के चलते जो कानून अपना राज स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, सरकार जो अपना इकबाल स्थापित कर रही थी,
और जो मंच से भाजपा के नेता दहाड़ते हुए कहते थे कि बुलडोजर बाबा के नाम से थर-थर कांपने लगे हैं अपराधी, उन सबके हौसले आज के बाद बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि अब अपराध के तुरंत बाद बुलडोजर नहीं आ पाएगा। अब नोटिस आएगा, नोटिस के बाद सुनवाई आएगी, सुनवाई के बाद में पाया जाएगा सही है, गलत है, कैसा है। क्या कहते हैं, आज का यह फैसला अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाला है। हिमांशु जी, बुलडोजर आएगा। आप जो अपराधी आरोपी किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया, वो भी आरोपी है जी। अगर कोई भी है, इसका किसी को छूट नहीं मिल रही यहां। इसका बिल्कुल भी कोई आरोपी है वो इसको गलत संदर्भ में ना ले कि उसके इलीगल कब्जे को हम नहीं तोड़ेंगे, निश्चित रूप से तोड़ेंगे, निश्चित रूप और से जैसे तोड़ेंगे। पहले कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए तोड़ते आ रहे हैं वैसे ही तोड़ेंगे। हमने जो भी कार्रवाई की है वो कानून के संदर्भ में रहते हुए की है। अगर किसी जगह कहीं कोई गलती होगी तो वो उस अधिकारी को भी नापेंगे, तो उसको भी नापेंगे। जवाहर जी कह रहे हैं हमने तो विधि सम्मति काम किया था। पता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहां अपने आप को परेशान किया, सब कुछ विधि सम्मत चल रहा था, फिर भी इतना लंबा चौड़ा आदेश जारी कर दिया जिसपे हम बात करने के लिए मजबूर हैं। अनुमा आचार्य जी मेरे साथ में है। अनुमा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं सब कुछ नियम अंतर्गत चल रहा था और बेहतर तरीके से नियम अंतर्गत आने वाले समय कार्रवाई होगी। आज का ये आदेश अपराधियों के हौसले तोड़ने वाला है, सरकार की हिम्मत बढ़ाने वाला है, उन सरकारों की हिम्मत बढ़ाने वाला है जिन्होंने बुलडोजर के माध्यम से कानून का राज स्थापित करने के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों से उपक्रम किया है। अनुमा जी, देखिए, लोकतंत्र जो चलता है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और कानून से चलता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने तरह से बुलडोजर के एक्शन किए, उससे ना केवल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हुआ और साथ साथ राइट टू लाइफ और लिबर्टी, इसका भी हनन। और सबसे बड़ी कैजुअलिटी किसकी हुई? रूल ऑफ लॉ की हुई। कहते हैं ना, बशीर बद्र साहब का शेर है, उम्र तमाम गुजर जाती है आशिया बनाने में, जालिम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो राज जरूर करना चाहते हैं। संन्यास केवल रिश्ते निभाने में लिया हुआ है, ना उनकी कोई औलाद है, ना उनको फर्क पड़ता कि जो लोग हैं वो किस तरह से एक एक घर बनाते हैं, एक एक तिनका बनाते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्कूल होते हैं। ये निर्दयता जो की गई, आपको लगता है ये कानूनी नियमों के तहत थी? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे एक प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि हमने कानून के हिसाब से किया। यहां अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन का कम से कम समय देना होगा जी। 5 बड़ी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो हमें समझना होगा कि एक तो मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते आप, राज्य या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता। अब यहां पर मैंने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बार बार अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण कर दिया। आप तो जानते हैं इस समय जब लेटरल एंट्री हो रही है, एक एक अधिकारी जो प्रशासन में है वो कितना डरा हुआ है अपने अस्तित्व को लेकर। एक कलेक्टर साहब थे मेरे शहर में, विदिशा में, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम मैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता किस दिन मुझे निकाल देंगे। मैं तो सिर्फ एक ग्रेजुएट था, सबसे पहले आ गया था, 22 साल में आईएएस बन गया था, आज मुझे भरोसा नहीं। ये उन अधिकारियों के ऊपर पूरा ठीकरा तोड़ रहे हैं, कितनी दुखद बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मनमानी हुई तो मुआवजा देना पड़ेगा। राज्य सरकार मनमाने तरीके से दोषी या आरोपी के अधिकार का उल्लंघन करेगी तो मुआवजा देना पड़ेगा, और आपने उसके बारे में चर्चा की है। फिर एक और बात है जो मैंने शुरू में कही कि ये घर का रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है, सिर्फ एक संपत्ति नहीं है घर, ये परिवार की सामूहिक आशाओं का प्रतीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जीवन के अधिकार के तहत आता है ये, और आश्रय का अधिकार ये उसका एक पहलू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरी बातें की और सारे तथ्यों को सामने लाते हुए की, अब कितने बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने और मैंने बात की है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर का ही आपको उदाहरण मालूम है, किस तरह से एक पूरा का पूरा घर 2-3 घंटे का नोटिस देके और उसके बाद उसको पूरी तरह तोड़ दिया गया। ऐसे ही कहीं सुप्रीम कोर्ट के जब संज्ञान लिया गया था उसके पहले इन्होंने एक
किराएदार ने कोई गड़बड़ की तो मकान मालिक का घर तोड़ दिया था बिना जांच पड़ताल के। तो भारतीय जनता पार्टी न संविधान का सम्मान करती है, न न्यायपालिका का करती है, और न ही लोकतंत्र का करती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये चरित्र आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, या ये चरित्र आप सत्ता का मानती हैं? क्योंकि ये सवाल मुझे आपसे इसलिए करना पड़ रहा है कि अब अधिकांश राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो ऐसे कार्रवाइयां भाजपा के साथ जुड़ी हुई दिखती हैं, पर जब मौका कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा लेती है। वो आपके आदरणीय नेता हैं कमलनाथ जी, कोई 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए थे। इंदौर और ग्वालियर में उनकी कार्रवाई आप भूले नहीं होंगे। एक जीतू सोनी हुआ करते थे, चुन चुनकर उनके आशियाने ढहाए गए। एक ग्वालियर के बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं डॉक्टर एसआर भल्ला जी, उनका सारा हॉस्पिटल ग्वालियर का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता था, जमींदोज कर दिया गया रातों रात झगड़ों के चलते। क्या कहती है अनुमा जी? सब लोग सत्ता में आने के बाद अपने आप को खुदा मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है आप खुदा नहीं है। देखिए, एक बात तो ये है कि ग्वालियर वाले मुद्दे पर हम एक बार बात कर चुके हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपके चैनल पे ही मैंने बात की थी कि अगर वो गिराया भी गया था और वो अगर गलत जमीन पर भी था तो दोबारा बना दिया गया, ठीक है ना। तो वो अगर जो काम किया था और तथ्यों पर किया होगा। एक चीज और है, कांग्रेस की सरकारें, आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन के मामले में कांग्रेस सिद्धहस्त रही है। उसने एक पूरे तंत्र को न केवल खड़ा किया, उसका सम्मान किया है हमेशा। आप आज देखिए हर जगह एडहॉक में काम हो रहे हैं, किसी एक चीज पे कोई काम होता है, दूसरी चीज पे दूसरा काम हो जाता है। इसी कारण से गुजरात में अगर आपको पता हो तो नकली पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ा गया, नकली कलेक्टर पकड़ा गया, नकली एसपी पकड़ा गया, नकली ईडी का ऑफिसर, नकली सीबीआई का ऑफिसर, यानी कि कुल जमा बीजेपी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा है। आपको पता होगा वो किरण का केस जो गया था, जेड सिक्योरिटी लेके पूरा कश्मीर घूम घाम के आ गया था किरण पटेल जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि प्रशासन पर उनका कोई पकड़ नहीं है, इसलिए वो संविधान का नियमों का पालन नहीं करते। नियमों का पालन नहीं करते। हनुमान आचार्य जी का एक कहना है कि प्रशासनिक रूप से इनकी पकड़ नहीं है, कांग्रेस ने तो संस्थाएं बनाने का काम किया है। मुझे आना है प्रदीप शर्मा जी के पास आज के विषय को समझने के लिए, लेकिन कुछ हस्तक्षेप कर जाते हैं जवाहर जी। संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर प्रदीप जी से बात करते हैं। जी जवाहर जी। मुझे अपने कांग्रेसी मित्र का बयान का मैं स्वागत करता हूं। ये कहते हैं कि वो गलत गिरवा दिया था कमलनाथ जी ने और फिर वो बन गया। अब इसका गलत गिराने का दोषी वहां के सरकारी अधिकारी है कमलनाथ जी, ये तय कर दिया, क्योंकि आपने खुद माना गलत गिरा था फिर वो बन गया, तो गलत गिरा ये तो। जवाहर जी एक बार बताओ, चलो हनुमान जी का इतना बड़प्पन तो है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में माना कि हाँ भाई गलत गिरा दिया, तो दोबारा बन गया, गिर गया। आप तो अदालत की तरफ से फैसला आ जाता है, आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, आपको जुर्माना भी 25 लाख का चुकाने के लिए आदेश हो जाता है, तब भी मानने के लिए तैयार नहीं हो कि हमने कुछ गलत किया। मैं आऊंगा हनुमा जी आपके पास में, आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे इसके संदर्भ में, लेकिन मैं जी हनुमा जी आप अपनी बात कर ले। सिर्फ इतना कह रही हूं, मैंने ये नहीं कहा गलत गिराया गया था, गिराया तो सही गया था, लेकिन अगर वो गलत जमीन पर बना हुआ स्ट्रक्चर था तो वो दोबारा बना दिया गया जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ये कह रही हूं। चलिए कुल मिलाकर गलत नहीं गिराया था तो फिर जाके आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, या फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, या अन्य किसी भी दल की सरकार हो, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो कार्रवाइयां की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर रोक लगाता है, ऐसी हमारी समझ है। क्या हमारी समझ सही है प्रदीप शर्मा जी? आपसे ये समझना चाहते हैं या हमारी समझ को आप कुछ सुधारना चाहते हैं? सुधांशु जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो चर्चा हो रही है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके हो रही है, स्टेट को लेके हो रही है। आपको शायद ज्यादा अच्छे से पता होगा इस बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी 142 आर्टिकल की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो यूज करके और जो स्ट्रक्चर, जो इस डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जो डायरेक्शंस दी हैं, उसका टाइटल क्या है? अगर टाइटल आपको पता होगा तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ हम एक पर्टिकुलर स्टेट को या दूसरी पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करेंगे तो वो शायद कुछ हद तक वो दूर हो जाएगी। जी।
जो टाइटल ऑफ द पिटीशन था जो सुप्रीम कोर्ट के बिफोर था, वो था डिमोलिशन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये टाइटल है उस पिटीशन का जिसके कारण से आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और यहां पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं जी। इसमें इन पर्टिकुलर किसी भी इस जजमेंट के अंदर, बिकॉज क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में, और 142 आर्टिकल आपको पता है अच्छे से कि कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेता है जी किसी भी स्ट्रक्चर पे। कॉग्निजेंस वो ऐसा होता है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट होगा या पब्लिक इंटरेस्ट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में आया। इट इज नॉट ओनली यूपी ओनली, इट इज नॉट ओनली गुजरात ओनली, इट इज नॉट ओनली मध्य प्रदेश ओनली। ये जो डायरेक्शंस है ये पैन इंडिया के लिए हैं, सारे भारत के लिए हैं। उसमें ये कहा है, आप एक बात से मेरी से पूरी तरह से सहमत होंगे कि वी आर गवर्न्ड बाय लॉ। जी। लॉ क्या है? लॉ है एक पर्टिकुलर एक्ट है। जैसे अगर क्रिमिनल साइड की बात करें तो पहले बीएनएस, अब बीएनएस आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट, या पहले सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह थे। तो उसी तरह म्युनिसिपल कमेटी एक्ट भी एक होता है जी। उस एक्ट में क्या है, उसका वायलेशन हो रहा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये पैन इंडिया के लिए डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं हुई है। उस पैन इंडिया में उन्होंने 10 डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 10 चीजें हैंड्स फोर्स करनी पड़ेंगी। उनकी नॉलेज में सिर्फ डिमोलिशन नहीं आया, उनकी नॉलेज में यह भी आया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए 15 दिन का नोटिस मस्ट है, मस्ट है जी। लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं लॉयर हूं, रोजाना मेरा इस तरह के केसेस से वास्ता पड़ता है। आप कागजों में किसी भी डेट का नोटिस, सपोज करो मुझे कल डिमोलिशन करना है जी, आप कागजों में दिखा दो कि 15 दिन पुरानी कोई डेट डाल के नोटिस के ऊपर डाल दो, कल एक्शन कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल एक पर्टिकुलर उस पर, उन्होंने सारे के सारे एक्ट को जब वॉल्यूशन हो रहा था बाय द मशीनरी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लेते हुए उन्होंने कहा कि कल एक स्पेसिफिक, अब उनकी 10 डायरेक्शंस अगर आप कहें तो मैं बता भी सकता हूं, बट अदरवाइज बेसिक जो सुप्रीम कोर्ट का पर्पस था वो एक जनरल गाइडलाइन उसको फॉलो किया जाए। क्योंकि आप आज जैसे मैंने बताया कि अगर इलीगल नोटिस देना होगा तो बैक डेट से वो डाल देंगे, तो उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने, अब जैसे इस बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कह दिया कि एक डीएम या कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट का, प्रदीप मैं थोड़ा जैसे के पहलू के भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव को थोड़ा समझना चाहता हूं। क्या बतौर वकील आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब वो प्रक्रिया अपनाने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है जिसमें प्रभावित व्यक्ति या संस्था को बचाव के लिए न्यायिक राहत पाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा? 15 दिन के नोटिस का सीधा सीधा आशय है कि अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप कानूनी रास्ते लेकर अपने बचाव के लिए समुचित कार्रवाई कर सकते हैं। आप स्टे ले सकते हैं, सुनवाई के संदर्भ में आग्रह कर सकते हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज का यह आदेश दरअसल इस देश के नागरिकों को न्यायिक बचाव की सुरक्षा उपलब्ध कराता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने हिमांशु जी। एक, क्योंकि क्या है, कोई लूप होल निकाल लेते हैं, रास्ता निकल जाता है, और वो जरूरी नहीं कि, कई बार तो ऐसा होता है कि हायर लेवल पे या कलेक्टर लेवल पे, डीएम लेवल पे पता भी नहीं होता कि इस तरह का सब कुछ हो गया। जो अभी अपने भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई मैटर था, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, यहीं का मैटर था। और वो क्योंकि दिल्ली का मैटर है, जल्दी हाईलाइट हो जाता है, तो इसलिए कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। अब मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि इस जजमेंट के माध्यम से एक बात तो पक्की हो गई जी, क्योंकि ईमेल की डेट आप जनरेट कर नहीं सकते हैं। आप उस पर डेट डाल देंगे, लेकिन ईमेल जब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के ऊपर जाएगी तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरे, उन्होंने कहा एक स्पेसिफिक पोर्टल होगा जहां जितनी भी आप ईमेल्स डालेंगे, और वो पैरेलल ईमेल आपको वहां पर भी डालनी पड़ेगी। एक वो मेल जाएगी कलेक्टर या डीएम के पास। तो अगर आप कल को छेड़खानी करना भी चाहेंगे तो कहां का करेंगे? तो इसलिए ये एक वास्तव में वेलकमिंग जजमेंट है, जिससे कि
चेक तो सर्टेनली 100% इसके ऊपर आएगा कि लेकिन एक टिप्पणी और चाहिए प्रदीप शर्मा जी। हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में न्याय बहुत देर से मिलता है, ये शिकायत रही है। तारीख मिलती है, फैसला नहीं मिलता। अभी एक केस हमारे संदर्भ में जानकारी में आता है जिसमें फैसला सुनाया जाना है, हर हफ्ते फैसले की तारीख दे दी जाती है। फैसले की तारीख वाले दिन जब लोग पहुंचते हैं तो फिर अगली तारीख दे दी जाती है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, पर फैसले की तारीख पर भी तारीख दी जाने की प्रक्रिया चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बतौर कानूनविद इस बात को नहीं मानते हैं कि आज का यह फैसला अपराधियों के भी हौसले बुलंद करने वाला है? वो लोग बहुत खुश हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ से शिकायत है। वो लोग भी खुश हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता से, आक्रामकता से नाखुश रहते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है, आप तो हर किस्म के लोगों के साथ में उठना बैठना न्यायिक, आज ठीक हुआ है, आज थोड़ा ठीक रहेगा मामला? एक बात कहना चाहूंगा, अगर सरकार को अपनी ताकत ही लगानी है और ताकत को इस तरह लगाना है कि ध्वस्त ही किसी के घोंसले करने हैं, तो क्या डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक अकेला माध्यम है? नहीं। डिमोलिशन प्रॉपर्टी से, आपको एक बात बताइए, आप देखिए सिविल और क्रिमिनल 2 तरह के केसेस होते हैं जी। आप सिविल केसेस में इतना डरते नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ हो भी गया तो क्या एक पेनल्टी लगेगी इन द फॉर्म ऑफ मनी? जी। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी में आपको जेल होती है, आपके वॉयलेशन ऑफ आपका फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाता है, सोसाइटी से दूर कर दिया जाता है, समाज में आपका रुतबा नीचे होता है, तो इसलिए जेल के डर से डरता है। तो डिमोलिशन इज वन। ये डिमोलिशन इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था कि भाई इसको नेशनल लेवल पे मतलब इतना हाईलाइट किया जाता कि इसी की वजह से डर है। डर के तो और 50 डर के तो और भी कई विकल्प है, ये प्रदीप जी का कहना है। लेकिन मैं संदीप चौधरी जी आपके पास आता हूं। मेहनत से बनाई गई इमारत एक फैसले के साथ कहीं ध्वस्त तो नहीं हो गई? बुलडोजर पे रोक लगी पर प्रतिमा पता चला इस फैसले के चलते ही बुलडोज हो गई। योगी आदित्यनाथ ने इतने वर्षों की मेहनत के बाद अपनी एक आक्रामक नेता की छवि राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत की थी। बाबा योगीनाथ से बुलडोजर बाबा तक पहुंचने की यात्रा पर आज कितना बड़ा अंकुश लगा। बाकी मुख्यमंत्रियों की बात करें तो वो उनका अनुसरण करने की चेष्टा कर रहे थे, पर जो ऊंचाई, जो कद योगी आदित्यनाथ ने हासिल किया था इस कार्रवाई के माध्यम से, क्या कहते हैं संदीप जी, इसके राजनीतिक प्रभाव? देखिए हिमांशु जी, यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं कि योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कद होना, पहली बात तो वो हिंदुत्व का एक चेहरा रहे हैं, हिंदुत्व का चोला है उनके पास। दूसरी चीज, उन्होंने समाज में एक चीज रीड की थी हमारे देश में, आप उसको कांग्रेस के पीरियड में कह लीजिए या जनता दल के पीरियड में कह लीजिए या दूसरी सरकारों के पीरियड में कह लीजिए, एक दुविधा थी और दुख था दिलो दिमाग के अंदर। जो बात आपने कही थी कि कोर्ट से डिसीजन मिलने में, न्याय मिलने में बहुत लंबा वक्त लग जाता था, तो कहीं ना कहीं एक चीज थी लोगों के दिलो दिमाग में। इस चीज को कहीं ना कहीं योगी जी ने पकड़ा और आपने देखा कई लोगों के इनकाउंटर हो जाते हैं, कोई बलात्कारी होता है उसका इनकाउंटर हो जाता है। ये अगर आप कानून की दृष्टि से देखेंगे तो ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन पब्लिक को यही चीज पसंद आ रही थी, जबकि पब्लिक भी ये जानती है, पढ़े लिखे लोग भी समाज में है कि ये लोग का ये कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कानून का डर भी मैं मानता हूं लोगों के अंदर होना चाहिए। और जब इस तरीके की चीजें हुई तो लोगों ने सरकारी बसों के शीशे तोड़ने बंद कर दिए, बसें चलानी बंद कर दी, मार्केट लूटनी बंद कर दी। उनको ये डर लगा कि कहीं अगर हम भी फोकस में आ गए तो भाई मतलब वो तमाशा, पहले तमाशा देखने के लिए भी भीड़ जुट जाती थी, अब वो तमाशा देखने के लिए भी भीड़ नहीं जुटती, डर का माहौल हुआ। और इसकी हकीकत क्या हुई, कुछ राजनीति में देखिए, चाहे तुम्हार जी कुछ भी कहे, चाहे कांग्रेस के लोग कुछ भी कहें, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं अपना पावर का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा। तो कभी कभी अपने वोट बैंक के लिए, कभी अपनी छवि के लिए, कभी पार्टी के बेनिफिट के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस चीज का फायदा मिला, क्योंकि एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक ऐसा था जो कभी पलायन का शिकार था, कभी डर का शिकार था, कभी फिरौती का शिकार था, कभी वो लूट का शिकार था, कभी किसी की गाड़ी छीन ली जाती थी। तो वो आज की तारीख में उनके दिलो दिमाग से डर निकला है। और एक समाज ऐसा था जो सब्जी बेचने का काम या फल बेचने का काम करता था, लेकिन वो अपने सुड्ढे में कहते हैं यहाँ पे चाकू लगा के, छुरा लगा के उसको बेचता था और डर का माहौल क्रिएट करता था।
लेकिन हाँ, जब चीजें कोर्ट तक गई तो कोर्ट इन चीजों को नोटिस करता है कि क्या गलत है क्या सही है। कोर्ट ने ये देखा, अगर आप सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, देखिए उसको छुड़ाने के लिए प्रशासन और सरकार बिल्कुल आजाद है। लेकिन अगर आप ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि सरकार बुलडोजर से चलती है, या देश बुलडोजर से चलेगा, या प्रदेश बुलडोजर से चलेगा, या बुलडोजर और अधिकारी और नेता जज बन जाएंगे, जस्टिस ये करेंगे, न्यायालय ये बन जाएंगे, तो ये चीज देश के लिए आने वाले समय में अच्छी नहीं है। इसीलिए न्यायालय से इस तरीके का, उच्चतम न्यायालय से फैसला आया। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी संदीप चौधरी जी की। माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को यह भ्रम हो गया कि वही अदालत है, और उसका नतीजा इस प्रकार के आदेश के रूप में आया। क्या आपको नहीं लगता है जवाहर यादव जी कि आपका इस रास्ते को जरूरत से ज्यादा आजमाना इस आदेश की बुनियाद है? आपने शुरुआत में अपराधियों के खिलाफ इस रास्ते को चुना और बाद में छवि ऐसी बन गई कि एक धर्म विशेष को निपटाने के लिए यह रास्ता आपको बहुत मुफीद महसूस हुआ। उदाहरण है लगातार चर्चित केसेस जिसमें अगर आप मुसलमान हैं तो आपके घर के लिए बुलडोजर तैयार है। एक इस प्रकार का वातावरण समाज में दिखाई दिया। क्या जवाहर जी इससे इंकार है, आपका ऐतराज है? ये कार्य जो आप गिना रहे हैं, बेसिकली ये आप इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बता रहे हैं जी, कि उन्होंने कैसे अजमेरी गेट को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक समाज रहता था जी। तो आप ही देखिए, आप ही सीधा सीधा कांग्रेस को नहीं कह पा रहे, आप ही जवाहर यादव के बहाने कांग्रेस को घेर रहे हैं कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने किस तरह से अजमेरी गेट के अल्पसंख्यकों के घर रातों ध्वस्त किए थे और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे लगता है कि यह स्वतंत्रता उस समय नहीं थी कि पत्रकार अपनी बात ठीक से कह ले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें ऐसी हैं जहां पत्रकार पुराने मर्म भी इशारों से बताते हैं। अब मैं एक उत्तर देना चाहता हूं अपने कांग्रेसी मित्र का। देखिए क्या होता है, आप डिबेट में भी कैसे किसी को अपमानित करते हैं। इन्होंने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ है इनके औलाद तो है नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है सनातन परंपरा पर हमला करना। एक संत की, एक साधु की औलाद कैसे होगी, ये उसको दिखाना, हिंदू धर्म को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस के खून में है, घुसा हुआ है, ये इनकी आदत है। जहां तक आपका है हिमांशु जी कहना, निश्चित रूप से मैं अपने सभी साथियों को, जो या मेरे विपक्ष के मित्र हैं, जितने विश्लेषक और विधि विशेषज्ञ बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी कानून के संदर्भ में रहकर चलने वाली पार्टी है, चाहे हमारी कोई भी सरकारें हो। कहीं गलती से कुछ हुआ होगा, उस त्रुटि को निश्चित रूप से हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। जानबूझकर किसी को नुकसानदेह करना हमारा कार्य नहीं है, परंतु इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी कीमत पर कोई सरकारी संपत्ति की लूट करेगा, बिल्कुल नहीं करने देंगे। थोड़ा रुकिए, देखो हरियाणा में 10 साल से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 8 साल से आपकी सरकार है। यह आपको पता तभी क्यों चलता है कि इसने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इसने अपना भवन नियमों के विपरीत बनवा रखा है, जब कोई अपराध के रूप में उसका नाम आता है? ये कैसी सरकार चलाते हैं भाई आप, जिसमें आपको पता नहीं है कि हमारी सरकारी संपत्ति कौन सी है, उसमें कौन कौन अतिक्रमण कर रखा है। अपराध के संदर्भ में उसकी संलिप्तता का आरोप लगा और आपका बुलडोजर, आपकी जेसीबी मशीन उसके दरवाजे पर पहुंच गई। थोड़ा विरोधाभास है। क्या आप मानते हैं कि आपको अतिक्रमण का पता चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अतिक्रमण करने वाला साथ में समाज में कोई अपराध भी करे, तो आपकी सरकार को पता चलता है ओह इसने अतिक्रमण कर रखा है, इसे गिराना बड़ा जरूरी है। क्या कहते हैं जवाहर जी? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि आप वो देखते हो, अभी नोएडा में अतिक्रमण टूटे, वो आपके लिए इसलिए चर्चा का विषय नहीं बने क्योंकि आप में उसको अल्पसंख्यक समाज नहीं मिला, आपको कोई अपराध नहीं मिला, तो आपके लिए वो खबर नहीं थी जी। आप भी उन्हीं चीजों को उठाते हो। मेरे यहां हरियाणा में तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रतिदिन होती है किसी न किसी जिले में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का वैसे रहा हूं, तो चर्चाओं की सामाजिक रूप से जानकारी रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, इसलिए सभी समाचार पत्र और आप जैसे चैनल देख लेता हूं। आपके लिए खबर वो बनती है जिसमें कोई अपराधी होता है, कोई आरोपी होता है या कोई अल्पसंख्यक होता है। हमारे लिए ये शब्द ही नहीं है साहब। हम तो ये कहते हैं भारत का प्रत्येक नागरिक
अगर वो कोई गलत कार्य करता है उस पर कार्रवाई होती है, पर आपको मसाला नहीं मिलता। मेरा कहना है जिस दिन आप मसाला देखना बंद कर देंगे उस दिन जवाहर यादव का भी कोई इलीगल निर्माण ये आपका मीडिया के संदर्भ में, मेरे संदर्भ में कहना है, या ये आपका कहना सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चीज को संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इतना लंबा चौड़ा आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो कुछ आप कर रहे थे ना उसको गलत ठहरा दिया और साथ साथ ये बताया कि आपको कैसे क्या कब करना चाहिए। तो क्या कहते हैं जवाहर जी, हम भी गलत, मीडिया भी गलत और इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी गलत? सही कौन? तो केवल और केवल जवाहर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी हमारी संपूर्ण कार्रवाई गलत है ऐसा करके नहीं दिखाया। फिर अभी यहाँ सीनियर वकील बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये जो संदर्भ था ये दिल्ली की उत्तरी नगर निगम जो है उसको लेकर था और एक मुस्लिम संगठन गया था। इससे पहले अगर कोई अन्य संगठन जाता तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो लगता जवाहर जी, अगर आपकी ये दलील है कि ये उत्तरी दिल्ली का मसला था, एक मुस्लिम संगठन इस संदर्भ में गया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ, जरूरत आन पड़ी जो उसने पूरे भारत पर आदेश लागू करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत यह फैसला दिया और यह बताया देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को कि आवास का अधिकार है, एक आदमी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उसके सर पर छत हो, आप उसे छीन नहीं सकते। जवाहर यादव जी, आज की इस अदालत के फैसले में पुरजोर तरीके से यह बताने समझाने की कोशिश देश और प्रदेश की हुकूमत को की गई है कि आप अदालत नहीं हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी जवाहर जी आप इसी दलील पर हैं, हम ही ठीक हैं, हमारा काम ही ठीक है। वाकई बोलने का अधिकार तो मेरा भी है ना, मैं जी। अपनी बात तो मैं ही कहूंगा। जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों को दोहराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो चीजें पहले से नियम में है उनको दोहराया है। निश्चित रूप से किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप तोड़ते हैं तो उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो मुझे दोहराया। लगता है प्रदीप शर्मा जी को इस समय हस्तक्षेप कर चाहिए, वकील हैं प्रदीप जी आप। जवाहर जी बता रहे हैं कुछ नहीं है आज के आदेश में, जो पुरानी चीजें तो उन्हें दोहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा आप लोग पछड़े में पड़े हुए हो, ऐसे ही है प्रदीप जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर्टेनली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये 2 चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं। एक कि जो लॉज हैं, एक्ट के जो बायलॉज हैं, उनको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। दूसरा, उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जो लूप होल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम में लूप होल्स हैं, उनको प्लग करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन किसी XYZ स्टेट के लिए नहीं दी है सुधांशु, हिमांशु जी। उन्होंने पैन इंडिया के लिए सारे भारत के ऊपर ये अब लागू रहेगा और उन्होंने कहा है कि सारी सरकारें जो 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उनका पालन करेंगी हैंसफोर्थ। तो इन ए वे ये जो जजमेंट है इसमें, जैसे आपने कहा कि अब 5 जजेस बेंच कोई वो चेंज कर देगा, 7, इसमें हो नहीं सकता है क्योंकि वॉयलेशन ऑफ लॉ को रोकना ही कोर्ट्स का उद्देश्य है। कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा है। थोड़ा आप क्या वकील हैं, अनुमा जी, जवाहर जी या ऐसे किसी राजनीतिक प्रवक्ता से हम बात कर रहे हैं और वो हमको गोल गोल घुमा दे तो हमें समझ में आता है। आप तो वकील हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं। कुल मिला के सवाल बहुत सीधा है, जो कुछ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, क्या आज का ये फैसला उस कार्रवाई के खिलाफ आपत्ति के साथ आया है या उस कार्रवाई को जायज ठहराते हुए आगे बढ़ने के लिए मैंडेट देता है? सीधे सीधे बताइए ना। हमें जवाहर जी लगातार ये बता रहे हैं कि देखो हमने जो कुछ भी किया सही किया, हम जो करते थे सही करते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे किए हुए को सही ठहराया है। जी प्रदीप जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु जी साफ साफ ये कहा है कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हैव टू बी फॉलोड, उनका पालन आपको करना ही करना है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नोटिस देना मैंडेटरी है, ये एक्ट का पार्ट है। एक्ट का पार्ट है। मैं वापस आता हूं जवाहर जी, प्रदीप शर्मा जी कानूनविद हैं। अनुमा जी के संदर्भ में तो आपको शिकायत हो जाती है, कांग्रेस की प्रवक्ता है वो ऐसा कह दे रही हैं, ये कानूनविद हैं। अभी तक किसी दलगत राजनीति के संदर्भ में आक्षेप आया नहीं उन पर। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। कौन सी प्रक्रिया का?
कानूनी प्रक्रिया का। और कौन नहीं कर रहा था? सरकारें नहीं कर रही थी। शर्मिंदा है इस बात पर कि हमारा राज होते हुए भी, कानून का राज स्थापित करने की हमारी इच्छा होते हुए भी हम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे थे। जवाहर जी, आप फिर मैं कहता हूं, देखिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं पढ़ा है, परंतु फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तो इस चीज को, ये ऑलरेडी एक्ट में सब प्रावधान पहले से हैं, उन्होंने इनको और बेहतर करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते बताया है कि यहाँ इस स्थान पर भी ईमेल जाने चाहिए। उनका हम स्वागत करते हैं, परंतु ये सुझाव है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि जो चीजें एक्ट में है उनका कहीं भी उल्लंघन नहीं करना। ये सुझाव नहीं है जवाहर जी, अब आदेश है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई भी होगी। सुझाव नहीं है, आदेश है। संदीप जी कुछ कहने जा रहे हैं, संदीप जी का हस्तक्षेप लेते हैं, फिर अनुमा जी से आखिरी दौर की बातचीत करें। ये संदीप जी आपका हस्तक्षेप। हिमांशु जी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना चाहता हूं। सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, एक जगह मार्केट में एक जगह बुलडोजर तोड़ने के लिए पहुंचा और जवाहर यादव जी वहां पहुंच गए और जवाहर यादव जी ने वो तोड़फोड़ नहीं करनी थी, इसके लिए इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भाई इस तरीके की चीजें इन्होंने रोक। लेकिन राजनीति कहां होती है, ये महत्वपूर्ण चीज है। विंग कमांडर भी हमारे साथ बैठी है। गुड़गांव में एयरफोर्स स्टेशन है, आप कभी गुड़गांव गए होंगे, कटारिया चौक पर एयरफोर्स स्टेशन है, लेकिन किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि 1-1.5 किलोमीटर में किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक एयरफोर्स स्टेशन के साथ में सेक्टर 14 बसा हुआ है, जिसमें हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह, उनका भी मकान है। उससे 200-300 मीटर पे जो बीजेपी के विधायक रहे हैं उमेश अग्रवाल, उनका मकान बना हुआ है। पूरी मार्केट और सब कुछ वहां पर मौजूद है। वहां पर कभी बुलडोजर नहीं चलता। वहां पर राजीव नगर बसा हुआ है, वहां पर बुलडोजर नहीं चलता है। इसके बाद में दिल्ली में आ जाता हूं। दिल्ली में आपने सैनिक फार्म का नाम सुना होगा। सैनिक फार्म में किसी तरीके का भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसे दलाल घूम रहे हैं जो 50 लाख और 1 करोड़ में ठेके लेते हैं, वहां पे कोठियां बनवा रहे हैं। आपने LIG MIG का नाम सुना होगा। सरकार दिल्ली में लोगों को फ्लैट बना करके देती है, उनके ऊपर उन्होंने अपनी मर्जी से वो फ्लैट बनाए हुए हैं। जो सही जगह पर पैसा पहुंचा देता है उनका फ्लैट बन जाता है, अदरवाइज वो आते हैं और उसको तोड़ करके गिरा करके चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, चीजें जब फेयर होने लगेंगी, सबको कानून और सरकारें एक नजर से देखने लगेगी, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसी दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक लोग अपने बेनिफिट के लिए ये काम करते रहेंगे, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। तब तक ये चीजें चल रही। संदीप जी ने सीधे तौर पर कहा, आपको तभी क्यों दिखता है अतिक्रमण जब आपके किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा जरूरी होता है। जवाहर जी, थोड़ा अनुमा जी से भी बात कर ले। काफी देर से अनुमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुमा जी, कोई उम्मीद जगती है आज के इस फैसले से, या हमें बार बार प्रदीप शर्मा जी बोल रहे हैं वो लीक पोल रहते हैं, उन लीक पोल के माध्यम से कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर छवि काम कर रही है जनता के बीच, अगर इस छवि से वोट मिल रहे हैं, तो अभी भी रास्ते निकाले जाएंगे और बुलडोजर चलता रहेगा? तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सनातन विरोधी उस दिन हुए जिस दिन उन्होंने माँ बहन की गाली कैमरामैन को दी। पत्रकार को माँ बहन की गाली देते हैं और ये कहते हैं कि बड़े सनातन धर्मी है। जबरदस्ती के इस तरह के नैरेटिव मत गढ़ा करिए, बहुत हो चुका। इस तरह की बातों से बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका की जो है वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट ने साफ कहा है कि क्या राज्य सरकार न्यायिक कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती है। राज्य के मुख्य कारणों को करने के लिए न्यायपालिका की जगह वो नहीं ले सकता है, चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज ये है, आपके इस डिबेट में मुझे लगा कि हम वाकई पाषाण युग में चले गए। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जो एक्सट्रीम वाले हैं कि गुड़गांव एयरपोर्ट के पास में जो एयरपोर्ट स्टेशन के पास में जो है उसको क्यों नहीं, अरे उसको गिराइए ना। आपने 1.5 लाख जो घर गिराए हैं उसमें से 92% मुसलमानों के घर हैं। आपने जो लोग रईस हैं, जो जिनका वर्चस्व है, जिनके पास पैसा है, उनके खिलाफ कहाँ कार्रवाई की है? यही देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का एनक्रोचमेंट है उसे कौन हटा रहा है? आप क्या उदाहरण दे रहे हैं? अरे हम इस विश्व में सभ्य समाज में रहने लायक है कि नहीं है? जाके देखिए तो सही दूसरे लोकतंत्रों को। हम जो विकासशील देश से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें पीछे ले जाया जा रहा है। उदाहरण तो दिए जाते हैं
कि नहीं वो वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन पर, अरे भैया एयरपोर्ट स्टेशन की बात कर रहे हैं आप, जरा देखिए तो लखनऊ में कहाँ पर घर गिराए गए हैं, गरीब मुसलमान परिवारों के भी और हिंदू परिवारों के भी, अकबर नगर के पूरे घर गिरा दिए गए, क्योंकि वहाँ गोमती नदी के किनारे को साफ करना था। वहाँ आपको एक ऐसी जगह बनानी थी जिससे लोग बाग आके सराह सके कि भाई ये तो बहुत अच्छी घूमने फिरने और पिकनिक की जगह है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करके जो चीजें हमें मुहैया थी, शुरू से मुहैया थी, जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हमको इस सब को भी मांगना पड़ रहा है। ये भी हमें मांगना पड़ रहा है, ये कहना है अनुमा जी का। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए जवाहर जी के पास आता हूं। क्या कहता है जवाहर जी, अपनी रीति नीति पर विचार करेंगे या इस रीति नीति को कैसे अभी भी अमल में लाएं, इसके कानूनी रास्ते तलाशेंगे? बिल्कुल, अपने कांग्रेसी मित्र का मैं स्वागत करूंगा। ये कह रहे हैं कि आपातकाल में इन्होंने बोलने की आजादी दे रखी थी और हमने वो छीन ली, परंतु फिर भी हम आपातकाल देश को किसी कीमत पर नहीं देंगे और कोई लगाएगा तो लगाने नहीं देंगे। जहां तक मेरे मित्र ने कहा, संदीप जी ने, कि इन्होंने हमारे एक मंत्री जो अभी मोदी सरकार में है, मंत्री है, उनके घर का जिक्र किया। वो एचएसवीपी का सेक्टर है जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के समय डेवलप किया गया था और जिसके लिए लॉटरी सिस्टम से आदमी सरकार के यहां एप्लीकेशन लगाता है, चाहे वो सेक्टर 14 हो चाहे वो सेक्टर 5 हो, जिसमें एक एक्स एमएलए रहते हैं। ये हुड्डा कांग्रेस के समय में बसे हुए दोनों प्रोजेक्ट है और एचएसवीपी ने बाकायदा एप्लीकेशन मांगी थी, उसमें हजारों लोग भरते हैं और हजारों लोगों में से किसी 100-200 लोगों को वो प्लॉट मिले थे कांग्रेस की सरकारों में। तो उस कॉलोनी को बसाने वाले कांग्रेस की सरकार थी, ना कि हम थी। परंतु जहां तक इस विषय की बात करते हैं, अरे रुकिए ना जवाहर जी, आपने तो कसम खाई हुई है कांग्रेस की गलतियों को सुधारने की, क्यों नहीं सुधार दिया? अगर कांग्रेस की गलती है तो ये कह के बच निकलोगे आप? वो क्या कांग्रेस ने बसा दी थी, आपने कई चीजें दुरुस्त करने का काम किया। वो 3 मूर्ति का नाम बदलने में तो आपको संकोच नहीं हुआ, तमाम जगहों के नाम बदलने में तो आपको संकोच नहीं होता। अगर कॉलोनी गलत बसा दी थी, नियम कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस के शासन काल में बसाई गई थी, आपने क्यों नहीं उखाड़ दी? किसको आप उखाड़ नहीं सकते? उस पे स्टे है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है जी। जो 900 मीटर का विषय बताया, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अभी तक आप उसमें फैसला नहीं करा सके। इतने बड़े बड़े कानूनविद आपके पास में हैं। दरअसल बात कुल मिलाकर इतनी है कि आप चुनिंदा मामलों के माध्यम से सत्ता का संचालन करना चाहते हैं और स्वयं ही अदालत हो जाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कार्यपालिका को न्यायपालिका की सीमा में दाखिल होने से रोकने वाला फैसला है। यह बताने वाला फैसला है कि इस देश में अगर संविधान के तहत कार्यों का निर्धारण है तो आप अपनी हद में रहिए। पर सवाल इस बात का है कि पिछले कुछ समय से जो ये प्रवृत्ति आई है दूसरों के क्षेत्र में दाखिल होने की, क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कार्यपालिका को अपनी हद में रहने के लिए बाध्य करेगा या फिर कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसके माध्यम से कार्यपालिका ये मानकर चले कि उसे न्यायपालिका के फैसले लेने का भी अख्तियार है? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाला समय हमें इसका उत्तर देगा। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पढ़ते समय घर को लेकर कुछ बात कही थी, घर के इस प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। कवि प्रदीप की कुछ पंक्तियों का आदेश में हवाला दिया था, तो हम भी घर के साथ अपनी संवेदनाओं को आपसे साझा करते हैं। हमारा आज का शेर कहता है कि दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। सलीम अहमद साहब ने जो ये बात कही थी, इस बात को हर संवेदनशील इंसान को समझने की जरूरत है। आप सब कुछ छीनिए पर किसी से उसका घर मत छीनिए, क्योंकि घर ही उसकी आखिरी सुरक्षा है। इस अपेक्षा के साथ अब समय आपसे याद लेने का, तो मुझे दिए याद। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।